ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कल भी देखा था हमने, किसने दिया था? ब्लैकमैन्स ने। कब दिया था? 1905 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, द फैक्टर विच इज प्रेजेंट नियरेस्ट टू इट्स मिनिमल वैल्यू विल डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन चल रही है, उस केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे? उस फैक्टर से डिटरमाइन करेंगे जो अपने मिनिमल वैल्यू के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होगा, है ना। कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है वो बहुत सारे फैक्टर से अफेक्ट हो रही है, तो रेट वो फैक्टर बताएगा जो अपने मिनिमम वैल्यू के बिल्कुल पास में प्रेजेंट होगा। ये बात किसने कही थी? ब्लैकमैन ने। अब फैक्टर हो सकते हैं या तो एक्सटर्नल या इंटरनल, कल देख चुके थे हम। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या आएगा? पहला है लाइट। पहला फैक्टर क्या है? लाइट। अब लाइट का ड्यूरेशन भी मैटर करता है कि लाइट कितनी देर तक पड़ रही है, वो भी डिटरमाइन करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। इफ ड्यूरेशन इज मोर देन फोटोसिंथेसिस इज आल्सो मोर। अगर लाइट ज्यादा देर तक पड़ रही है तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, ठीक है। दूसरा है क्वालिटी। लाइट की क्वालिटी भी मैटर करती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन ब्लू एंड रेड लाइट, देख चुके हम। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन सी दो लाइट में होता है? ब्लू और रेड लाइट में। ग्रीन लाइट में मिनिमम होगा और मैक्सिमम होता है रेड लाइट में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सबसे कम कौन सी लाइट में होता है? ग्रीन लाइट में। और सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा रेड लाइट में, ठीक है। वैसे ब्लू और रेड में होता है पर उनमें भी सबसे ज्यादा होगा रेड लाइट में, ठीक है। तो लाइट की पहली बात तो ड्यूरेशन मैटर करेगा लाइट का। जितनी ज्यादा देर तक लाइट आएगी फोटोसिंथेसिस भी उतना ही ज्यादा होगा। दूसरा, लाइट की क्वालिटी भी मैटर करती है, ठीक है। अब फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा दो लाइट में। कौन कौन से दो हैं? रेड एंड ब्लू। मिनिमम फोटोसिंथेसिस होगा इन ग्रीन लाइट। उसके बाद आती है लाइट की इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब क्या? जैसे ये लाइट अभी मान लो इतनी आ रही है, ठीक है। अब अगर इसकी ब्राइटनेस और ज्यादा हो जाए, मतलब इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा होगी, तो लाइट कितनी ब्राइट है या कितनी डिम है, वो होती है उसकी इंटेंसिटी। Within the lower range, there is a linear relationship between increase in light intensity and rate of photosynthesis. अब अगर हम लोअर रेंज की बात करें, मतलब शुरुआत की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। लेकिन हाई सैचुरेशन occurs at 10% of received by 10% of light received by plant. अब सैचुरेशन आ जाएगा, जितनी प्लांट ने 10% लाइट अगर उसने अब्सॉर्ब कर ली तो उसके बाद क्या आ जाएगा? सैचुरेशन। क्या आ जाएगा? सैचुरेशन। देयरफॉर लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर क्या होता है? कोई भी ऐसा फैक्टर जो फोटोसिंथेसिस को रोक सके, वो क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर। जैसे मान लो कोई प्लांट ग्रो कर रहा है और प्लांट को ग्रो करने के लिए पानी की जरूरत है। अगर यहाँ पानी की कमी है तो हम कहेंगे वाटर यहाँ पे एक लिमिटिंग फैक्टर है। अब पानी को ग्रो करना है, वो प्लांट को ग्रो करना है और बहुत ज्यादा पानी है यहाँ पे, तो हम कहेंगे पानी एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, मतलब वो उसकी ग्रोथ को नहीं रोक रहा है, ठीक है। तो लाइट जो है वो बहुत रेयरली क्या होता है? एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, एक्सेप्ट फॉर स्कायोफाइट्स और प्लांट फॉरेस्ट। स्कायोफाइट्स होते हैं शेड प्लांट्स। स्कायोफाइट्स कौन से होते हैं? शेड प्लांट्स। उनके लिए लाइट होता है एक लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। उनके लिए लाइट क्या है? एक लिमिटिंग फैक्टर। लिमिटिंग फैक्टर मतलब वो फोटोसिंथेसिस के रेट को कम कर देगा, ठीक है। अब ये देखो, हाई लाइट इंटेंसिटी बताई गई और इधर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। शुरू में तुमने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ गया। उसके बाद क्या हो गया? सैचुरेशन। क्या हो गया उसके बाद? सैचुरेशन। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इधर है लाइट इंटेंसिटी और इधर है फोटोसिंथेसिस का रेट। जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई फोटोसिंथेसिस भी बढ़ा, पर एक पॉइंट पे जाके सैचुरेशन आ गया। उसके बाद सेकंड एक्सटर्नल फैक्टर था CO2 कंसंट्रेशन। सेकंड क्या है? CO2 कंसंट्रेशन। प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज 360 ppm। अब हाल फिलहाल में हमारे एटमॉस्फेयर में जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो है 360 ppm। कितनी है? 360 ppm। ppm होता है पार्ट्स पर मिलियन। ppm क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। C4 प्लांट शो सैचुरेशन एट प्रेजेंट CO2 कंसंट्रेशन। अब फिलहाल जो CO2 कंसंट्रेशन है C4 प्लांट्स उस पे सैचुरेशन शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं? सैचुरेशन। समझेंगे इसका मतलब अभी। लेकिन जो C3 प्लांट है शो सैचुरेशन एट 450 ppm। C3 प्लांट्स का सैचुरेशन तब आएगा जब CO2 की कंसंट्रेशन होगी 450
ppm. Therefore, present CO2 concentration is limiting for C3 plants. देखो अभी हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 कंसेंट्रेशन कितनी है? 360 ppm है ना. C4 प्लांट्स के लिए ये इनफ है. अब जैसे तुम्हें 2 रोटी खानी थी, मैंने तुम्हें 2 रोटी दे दी, तो तुम्हारा आ गया सैचुरेशन. क्या आ गया? सैचुरेशन. C4 प्लांट्स को 360 ppm चाहिए थी और एटमॉस्फेयर में 360 ppm है, तो उनका क्या आ गया? सैचुरेशन. उनका काम चल गया. पर C3 प्लांट्स को चाहिए 450 ppm. कितनी चाहिए? 450 ppm. उन्हें चाहिए ज्यादा और एनवायरमेंट में है कम, तो उनके लिए CO2 कंसंट्रेशन लिमिटिंग फैक्टर है. क्या है? लिमिटिंग फैक्टर. मतलब जितना उन्हें चाहिए उतना एटमॉस्फेयर में नहीं है. ठीक है. C3 plant can be grown in greenhouses to increase the productivity. Increased production in response to high CO2 concentration is called CO2 fertilization effect. जो C3 plants है, C3 प्लांट्स को हम ग्रीन हाउसेज में ग्रो करा सकते हैं. कहाँ पे ग्रो करा सकते हैं? तुमने रोड किनारे कहीं वो बने देखे हैं जो व्हाइट व्हाइट कलर का कवर कर देते हैं और उनमें प्लांट्स ग्रो कराते हैं? वो क्या होते हैं? ग्रीन हाउसेज. तो C3 प्लांट्स को हम ग्रो करा सकते हैं कहाँ पे? ग्रीन हाउसेज में ग्रो करा सकते हैं. और ग्रीन हाउसेज में ग्रो करा के हम उनकी बढ़ा देंगे प्रोडक्टिविटी. क्या बढ़ा देंगे? प्रोडक्टिविटी. कैसे बढ़ाई हमने वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी. वैसे तो एनवायरमेंट में उनको ज्यादा CO2 की कंसंट्रेशन नहीं मिल रही. अब C3 प्लांट्स को CO2 ज्यादा नहीं मिल रही, तो जो रुबिस्को है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा या कार्बोक्सिलेज? ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा और उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी. तो हमने क्या किया? ग्रीन हाउसेज में C3 प्लांट्स को ग्रो कराया और वहां पे CO2 की कंसंट्रेशन हाई कर दी. अब CO2 हाई है तो रुबिस्को शो करेगा कार्बोक्सिलेशन. कार्बोक्सिलेशन शो करेगा तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएगी. तो इसको बोलते हैं CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. क्या बोलेंगे? CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट क्या है कि C3 प्लांट्स को हम ग्रो करा रहे हैं ग्रीन हाउसेज में. CO2 उनको एनवायरमेंट में उतनी नहीं मिल रही थी जितनी उनको चाहिए, तो हमने उनको CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा दे दी. अब रुबिस्को शो करेगा कार्बोक्सिलेशन और इससे C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. इस इफेक्ट को क्या बोलेंगे? CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट. ठीक है. अब ये देखो, दिख तो नहीं रहा होगा, वैसे बना के बता दूंगी मैं. यहाँ है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इधर है CO2 की कंसंट्रेशन. शुरू में CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ रहा है. अब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी 360 ppm. कितनी थी? 360 ppm थी. तो C4 प्लांट्स का 360 ppm पे क्या आ गया? सैचुरेशन आ गया. पर C3 प्लांट्स का सैचुरेशन अभी नहीं आया. उनका कितने पे आएगा? 450 ppm पे आएगा. दिख रहा है ना? C3 प्लांट से नीचे वाले, इनका सैचुरेशन कहाँ पे आया है? 450 ppm पे. और C4 प्लांट्स का सैचुरेशन कहाँ है? 360 ppm पे. ठीक है. इतनी तो एटमॉस्फेयर में थी तो इनका सैचुरेशन पहले ही आ गया. अब हो सकता है ये ग्राफ देके तुमसे पूछ ले कौन सा C3 के लिए और कौन सा C4 के लिए. ठीक है. देखो 2 ग्राफ दे सकता है तुम्हें. अब जो ऊपर वाला ग्राफ है उसका सैचुरेशन पहले आ गया और जो नीचे वाला ग्राफ है उसका सैचुरेशन बाद में आया. ये जो लाइन ऐसे बनती है ना, इसका मतलब होता है सैचुरेशन. सैचुरेशन समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे है CO2 की कंसंट्रेशन. ठीक है. यहाँ मान लो 1 थी, यहाँ 2, 3, 4 और 5, और इधर भी तुम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मानो. इधर 1, 2, 3, 4. देखो जब तुम्हारा CO2 कंसंट्रेशन 1 था तो रेट कितना हुआ? 1 है ना. इतना कुछ हुआ. मतलब यहाँ पे इस ग्राफ पे देख लो पहले. फिर 2 हुआ तो रेट हुआ 2. मतलब अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू भी बढ़ रही है. बढ़ रहा था सब. ठीक है. अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू कितनी है? 4. और यहाँ ये वैल्यू कितनी है? 3. 4 पे वैल्यू कितनी है? 3. अब 5 पे आओ. 5 पे वैल्यू कितनी है? 3. मतलब अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाते भी रहोगे तो भी यहाँ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना ही रहेगा. ये मतलब होता है सैचुरेशन का. ठीक है. तो जब भी ऐसी लाइन आए ना, इसका मतलब क्या है कि इधर अगर तुम चीज बढ़ाते भी रहोगे तो यहाँ वो चीज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. ठीक है. ये ग्राफ कांस्टेंट है ऊपर से. तो यहाँ क्या आ गया इसका? सैचुरेशन. अब सैचुरेशन पहले कौन से प्लांट्स का आता है? C3 का या C4 का? C4 का. पहले किसका आता है? C4 का. तो ऊपर वाला कौन सा है? C4 और नीचे वाला ग्राफ कौन सा है? C3. क्योंकि C4 का आ गया कितने पे? 360 पे और C3 का आया है
450 पे। ठीक है, तो पहले C4 का आता है, तो ऊपर वाला ग्राफ C4 का, नीचे वाला C3 का। अब नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास टेम्परेचर। It mainly affects the dark reaction of the photosynthesis because dark reaction is controlled by enzymes and enzymes are temperature sensitive. Temperature at which more productivity, ये टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमने फोटोसिंथेसिस में दो स्टेजेस पढ़ी थी, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। क्या लाइट रिएक्शन में तुमने कोई एंजाइम पढ़ा था? कोई एंजाइम नहीं पढ़ा हमने लाइट रिएक्शन में, लेकिन डार्क रिएक्शन में बहुत सारे एंजाइम आए थे, है ना। और एंजाइम होते टेम्परेचर सेंसिटिव, मतलब जितना टेम्परेचर उन्हें चाहिए, अगर तुम उससे कम टेम्परेचर दोगे तो वो काम ही नहीं करेंगे। अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर दे दोगे एंजाइम को तो वो हो जाएंगे डीनेचर। क्या हो जाएंगे? डीनेचर, मतलब एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। अब लाइट रिएक्शन में एंजाइम ही नहीं थे तो लाइट रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होती, पर डार्क रिएक्शन में एंजाइम है तो डार्क रिएक्शन होगी टेम्परेचर सेंसिटिव। अब कौन से प्लांट कितने टेम्परेचर पे सेंसिटिव होते? देखो C3 प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी होगी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा, मतलब ये C3 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर है? ऑप्टिमम। बहुत इंपॉर्टेंट है वैल्यू। C3 प्लांट्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। इससे कम दिया तो काम नहीं करेंगे, इससे ज्यादा दिया तो एंजाइम में डीनेचर हो जाएगा। C4 प्लांट्स के लिए टेम्परेचर 30 to 40 डिग्री सेल्सियस। अब ऑप्शन में अगर एलिमिनेट करना हो तो कैसे करोगे? C4 प्लांट्स में थी क्रांज एनाटमी, बंडल शीट सेल्स थे, और C4 प्लांट्स आर ज्यादा टॉलरेट कर सकते हैं ये टेम्परेचर को, पढ़ा था ना ये हमने। तो ज्यादा टेम्परेचर किसके लिए होगा? C4 के लिए। C3 के लिए कितना है? 20 से 25। C4 के लिए 30 से 40 डिग्री, और कैम प्लांट्स के लिए मोर देन 45 डिग्री, मोर देन 45 डिग्री। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर C3 प्लांट्स 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, फॉर C4 प्लांट्स 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, एंड फॉर कैम प्लांट्स मोर देन 45 डिग्री। अब बात आती है वाटर की। इट इज ऑल्सो द वन ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब रॉ मटेरियल का मतलब क्या है कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीजें यूज होती हैं? सनलाइट था, क्लोरोप्लास्ट था, ये सब यूज हो रहा था ना किसमें? फोटोसिंथेसिस में। साथ में एक और चीज की रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर एक रॉ मटेरियल है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिक्वायर लेस देन 1% ऑफ द वाटर अब्सॉर्ब्ड बाय द रूट्स। जितना भी रूट्स पानी खींचती है ना जमीन से, उसका 1% से भी कम यूज होता है फोटोसिंथेसिस में। तो क्या तुम्हें लगता है कभी पानी की कमी हो सकती है प्लांट को? नहीं हो सकती ना। तो वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, क्योंकि रूट जितना अब्सॉर्ब कर रही है उसका 1% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। देयरफॉर वाटर इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। तो बहुत कम ऐसा होता है कि वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर हो। फर्दर इन केस ऑफ वाटर स्कार्सिटी स्टोमेटा इज क्लोज्ड टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। अब मान लो पानी की कमी हो भी गई, पानी की कमी हो भी गई तो प्लांट के अंदर ऐसा मैकेनिज्म है कि स्टोमेटा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। स्टोमेटा क्लोज हो गया तो प्लांट ने पानी को बचा लिया, कंजर्व कर लिया कि पानी जो है वो बेफालतू में वेस्ट ना हो जाए इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, वाटर एक लिमिटिंग फैक्टर, ट्रांसपिरेशन। देखो नेक्स्ट है कंपनसेशन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपनसेशन पॉइंट जो है, कुछ रह गया कैसे? हाँ ये रह गया। अब नेक्स्ट फैक्टर है ऑक्सीजन हमारे पास। इंक्रीज इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन डिक्रीजेस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर तुम ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्यों? रीजन बताओ क्यों घट जाएगा? देखो रुबिस्को एंजाइम है ना, रुबिस्को दोनों एक्टिविटी कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन भी और ऑक्सीजनेशन भी। अगर तुमने ऑक्सीजन बढ़ा दी तो रुबिस्को किससे बाइंड करेगा? ऑक्सीजन से। CO2 से बाइंड नहीं करेगा। अब रुबिस्को अगर O2 से बाइंड कर गया तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, है ना। उस स्टेज पे क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, बिकॉज इन सच कंडीशन फोटो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस। अब बात करते हैं इंटरनल या प्लांट फैक्टर की। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या पढ़ा हमने? बस ये पढ़े हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल या प्लांट फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का एक और नाम क्या है?
प्लांट फैक्टर, ठीक है। तो ये याद रखना, विच इंक्लूड नंबर, शेप, साइज ऑफ लीव्स, नंबर ऑफ मेसोफिल सेल, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल एक्सेट्रा। ऑफ दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। देख चुके ना हम, ये कल इंटरनल फैक्टर देखे थे। इंटरनल फैक्टर का एक और नाम क्या है? प्लांट फैक्टर। जितने भी फैक्टर एनसीईआरटी ने लिखे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, बिकॉज इट इज क्लोरोफिल विच अब्सॉर्ब लाइट रेज ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में लाइट को अब्सॉर्ब कौन करता है? क्लोरोफिल। कौन अब्सॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। अब नोट, accumulation of end product due to decrease in the process of translocation of organic food decrease the rate of photosynthesis and increase rate of respiration। अब तुम लोगों ने ट्रांसपोर्ट तो पढ़ा नहीं, तो यहां समझ लो कि अगर प्लांट में लीव्स में खाना बना है, और खाने की जरूरत तो प्लांट में हर पार्ट को होती है, तो खाना बनता है लीव्स के अंदर और फिर वो पूरे प्लांट में जाता है ट्रांसलोकेशन के थ्रू। किसके थ्रू? ट्रांसलोकेशन। अगर प्लांट में ट्रांसलोकेशन नहीं हो रहा तो वो सारा खाना जो बना है वो एक जगह ही इकट्ठा होता रहेगा, और वो खाना अगर एक जगह इकट्ठा हो गया तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा और इसकी वजह से रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन का रेट बढ़ेगा और फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा। कब? जब खाना बनता जा रहा है पर ट्रांसलोकेशन प्लांट में नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब और पार्ट्स तक खाना नहीं पहुंच रहा है, तो सारा खाना वहीं इकट्ठा हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा और ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ जाएगा। अब लास्ट है यहाँ पे कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट होता है दो टाइप का। कितने टाइप का? एक होता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट और एक होता है CO2 compensation point. It refers to light intensity and CO2 concentration at which the rate of respiration and rate of photosynthesis become equal. देखो, लाइट इंटेंसिटी और CO2 कंसेंट्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा? जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। वो लाइट की इंटेंसिटी और वो CO2 की कंसेंट्रेशन, जहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में तुम क्या करते हो? अपना खाना यूज करते हो। रेस्पिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में क्या करते हो? खाना बनाते हो। तो दोनों प्रोसेस जिस CO2 कंसेंट्रेशन पे और जिस लाइट इंटेंसिटी पे बराबर हो जाए, वहां पे आता है कंपनसेशन पॉइंट। दैट इज रेट ऑफ O2 इवॉल्व्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? O2। उसका जो रेट है अगर वो इक्वल हो जाए टू द अमाउंट ऑफ O2 यूज्ड इन respiration and amount of CO2 used in photosynthesis become equal to amount of CO2 evolved in respiration। तो कंपनसेशन पॉइंट हमारा दो टाइप का है। कौन कौन से दो टाइप हैं? लाइट और CO2। लाइट कंपनसेशन पॉइंट और CO2 कंपनसेशन पॉइंट। वो लाइट की इंटेंसिटी और वो CO2 की कंसेंट्रेशन जहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। क्या बोल रहे हैं? कंपनसेशन पॉइंट का मतलब क्या है? वो लाइट की इंटेंसिटी और वो CO2 की कंसेंट्रेशन जहां पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। अब या तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बोलो या बोलो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ। रेस्पिरेशन में कौन सी गैस बाहर छोड़ते हो? रेस्पिरेशन में कौन सी गैस बाहर छोड़ते हो? CO2। प्लांट्स की बात कर रहे हो तो कौन सी गैस? रेस्पिरेशन में तुम ये बताओ, रेस्पिरेशन में यूज किसका करते हो? ग्लूकोज का। रेस्पिरेशन में किसका यूज करते हो? ग्लूकोज का। और फोटोसिंथेसिस में बनाते क्या हो? ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस में क्या बनाते हो? ग्लूकोज। अब जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते तो कौन सी गैस छोड़ेंगे? O2। कौन सी गैस छोड़ेंगे? O2। तो या तो यू बोलो रेट ऑफ जितनी O2 निकली है, और रेस्पिरेशन में ये O2 क्या होगी? यूज। रेस्पिरेशन में क्या होगी? O2 यूज। या यू बोलो कि इन्होंने जितनी CO2 यूज की है और इन्होंने जितनी CO2 इवॉल्व की। तीन तरीके से बोल सकते हो। कंपनसेशन पॉइंट क्या है? वो लाइट इंटेंसिटी और वो CO2 कंसेंट्रेशन जहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, या रेट ऑफ O2 इवॉल्व्ड बिकम इक्वल टू रेट ऑफ O2 यूज्ड इन रेस्पिरेशन। ठीक है, रेट ऑफ O2 इवॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू रेट ऑफ O2 यूज्ड इन रेस्पिरेशन। CO2 रिलीज्ड इन, ऐसे ही बोलेंगे। अगर O2 बोल रहे हो तो फोटोसिंथेसिस में O2 क्या होती है? रिलीज होती है। और रेस्पिरेशन में O2 क्या होती है?
यूज। अगर O2 की टर्म में बोल रहे हो तो ऐसे बोलो, ठीक है। अगर CO2 की टर्म में बोल रहे हो तो रेट ऑफ CO2 रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन बिकम इक्वल टू, अभी तो मैंने O2 का ही बोला है, सिर्फ CO2 पे आई नहीं, मैं अभी सिर्फ O2 का बोल रही हूँ, तुम्हारा सुनने में गलती होगी। रेस्पिरेशन में जितनी CO2 इवॉल्व हो रही है बिकम इक्वल टू रेट ऑफ CO2 यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तुम CO2 को यूज करते हो ना। CO2 और वाटर मिलके क्या बनाते हैं फोटोसिंथेसिस में? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और गैस कौन सी निकलती है? O2। तो फोटोसिंथेसिस में O2 निकलती है और CO2 यूज होती है, ठीक है। और रेस्पिरेशन में O2 यूज होती है और CO2 निकलती है। इस रिएक्शन से ध्यान रख लेना। CO2 compensation point is more for C3 plant as compared to C4 plant. CO2 compensation point C3 plants का ज्यादा होता है और C4 plants का कम होता है। क्यों? क्योंकि CO2 ज्यादा किसको चाहिए, C3 को या C4 को? C3 को। C4 का तो कहां पे आ गया था सैचुरेशन? C4 का 360 पे आ गया था और C3 को चाहिए थे 450। तो कंपनसेशन पॉइंट ज्यादा किसका है? C3 का। रोक दो एक बार 2 मिनट। देखो एक्सटर्नल फैक्टर्स में लाइट देख रहे हैं पहले। वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट क्वालिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट व्हाइल डिस्कसिंग लाइट एज अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स फोटोसिंथेसिस। हमें हर चीज का मतलब पता होना चाहिए। पहला लाइट की क्वालिटी। लाइट की क्वालिटी में क्या क्या देखा था? रेड लाइट, ब्लू लाइट और ग्रीन लाइट। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगा रेड में, मिनिमम होगा ग्रीन में, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि लाइट जो है वो बहुत डीप आ रही है, मतलब बहुत कैसे कहूं मैं, इंटेंसिटी मतलब या तो बहुत तेज लाइट आ रही है या बहुत कम लाइट आ रही है, ठीक है, वो होगी इंटेंसिटी। ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर ऑफ लाइट मतलब लाइट कितनी देर तक आ रही है। अब देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट लाइट मतलब जो लाइट आ रही है वो, एंड CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। अगर हम लो लाइट इंटेंसिटी पे बात कर रहे हैं मतलब अभी लाइट बहुत हल्की हल्की आ रही है। हाँ वो मेरे को भी पता है, मैंने भी केमिस्ट्री पढ़ी है, मैं तुम्हें बस समझा रही हूँ कि कैसे। अब इनको मैं कहूँ फोटोन पर यूनिट एरिया तो वो तो समझ गए ना हम कि ज्यादा आ रही है तो फोटोन ज्यादा आ रहे हैं इतने टाइम में, कम आ रही है तो कम आ रहे हैं, कम इंटेंसिटी है ना। अब देखो CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या है? फोटोसिंथेसिस। CO2 फिक्सेशन मतलब फोटोसिंथेसिस। तो अगर लो लाइट इंटेंसिटी है मतलब लाइट अभी बहुत कम आ रही है तो उस टाइम पे लीनियर रिलेशनशिप होगा, मतलब ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर। ग्राफ कैसा बनेगा? लीनियर। लेकिन ये ग्राफ बना है लो लाइट इंटेंसिटी पे। कौन सी लाइट इंटेंसिटी पे? लो लाइट इंटेंसिटी पे लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड इंसिडेंट लाइट। एट हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो क्या होगा? ग्रेजुअली रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज एज फर्दर लाइट बिकम्स लिमिटिंग। अब जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो क्या आ जाएगा? सैचुरेशन। क्या आ जाएगा? सैचुरेशन। और ग्राफ हो जाएगा कांस्टेंट। तो यूं पूछेगा कि ये बताओ लाइट जो है क्या लो लाइट इंटेंसिटी पे लाइट लिमिटिंग हो सकती है? लो लाइट इंटेंसिटी पे लाइट लिमिटिंग नहीं है, पर हाई लाइट इंटेंसिटी पे लाइट क्या हो गई? लिमिटिंग हो गई। लाइट लिमिटिंग हो गई तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? कांस्टेंट, ठीक है। At high light intensities, gradually the rate does not show further increase as other factors become limiting. अब यहाँ पे लाइट लिमिटिंग नहीं हुई, दूसरे जो फैक्टर हैं, दूसरे फैक्टर कौन कौन से? जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गई, ये सारे फैक्टर क्या हो जाते हैं? लिमिटिंग हो जाते हैं। टेम्परेचर, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझो इसको। अगर लो लाइट इंटेंसिटी है तो जैसे जैसे लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। या तो फोटोसिंथेसिस का रेट बोलेगा या CO2 फिक्सेशन बोलेगा। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी की बात करोगे तो ध्यान से सुनो इसको, हाई लाइट इंटेंसिटी की बात करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? कांस्टेंट। क्यों हो गया कांस्टेंट? क्योंकि दूसरे जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटिंग हो गए। लाइट लिमिटिंग नहीं हुई, दूसरे फैक्टर्स यहाँ पे लिमिटिंग हो, क्योंकि लाइट तो आती रहेगी, बाकी के जो फैक्टर है वो क्या हो गए? लिमिटिंग। तो ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। What is interesting to note that is light saturation occurs at 10% of the full sunlight. अब जितनी भी सनलाइट आ रही है
उस सनलाइट के 10% पे आ जाता है सैचुरेशन। ठीक है, जितनी भी सनलाइट आ रही है, जब उस लाइट का 10% हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सैचुरेशन। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 100 लाइट आ रही है तो सैचुरेशन कितने पे आएगा? 10 पे। सैचुरेशन कितने पे आएगा? 10 पे। ठीक है, hence except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature। तो लाइट जो है बहुत कम ऐसा होता है कि वो लिमिटिंग फैक्टर हो, सिर्फ दो चीजों को छोड़ के। एक तो शेडेड प्लांट, शेडेड प्लांट का नाम क्या बताया था? स्कायोफाइट्स। शेडेड प्लांट्स का नाम क्या बताया था? स्कायोफाइट्स। और दूसरे डेंस फॉरेस्ट, जो बहुत गहरे जंगल होते हैं ना, वहां पे। ठीक है, तो लाइट लिमिटिंग फैक्टर बहुत रेयरली होगा। दो चीजों में हो सकता है लाइट लिमिटिंग फैक्टर, एक तो शेडेड प्लांट्स यानी स्कायोफाइट्स में, और दूसरा डेंस फॉरेस्ट्स में। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड ए पॉइंट कॉजेज द ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड अ डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। अब जितनी लाइट प्लांट को चाहिए, अगर उससे ज्यादा लाइट दे दोगे ना तो क्लोरोफिल टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल टूट जाएगा। क्लोरोफिल टूट जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम होगा या ज्यादा? कम होगा। ठीक है, तो लाइट जितनी प्लांट को चाहिए उतनी ही दो, ज्यादा दी तो क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन और फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। सीधा पूछेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए मेजर सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन बहुत कम है। ये CO2 की कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है 0.03 to 0.04%। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.03% to 0.04%। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट। CO2 फिक्सेशन मतलब किसकी बात हो रही है? फोटोसिंथेसिस की। अगर तुम इस कंसंट्रेशन को 0.05 तक बढ़ा दोगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ जाएगा। बियॉन्ड दिस द लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड्स। अगर तुम यही CO2 कंसंट्रेशन बहुत लंबे टाइम तक देते रहोगे तो ये हो जाएगी डैमेजिंग। क्या हो जाएगी? डैमेजिंग। हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 की कंसंट्रेशन कितने परसेंट है? 0.03 to 0.04%। अगर तुम इस कंसंट्रेशन को 0.05 तक कर दोगे तो क्या होगा? शुरू में तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, लेकिन अगर लंबे टाइम तक ये देते रहोगे तो ये चीज क्या हो जाएगी? डैमेजिंग। मतलब 0.05 से ज्यादा अगर दे दोगे तो। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कितनी है? 0.03 to 0.04%। अब अगर तुम 0.05 तक इसको लेके जाओगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। अगर 0.05 से ज्यादा दोगे लंबे टाइम तक तो क्या हो जाएगा? वो डैमेजिंग होगा। The C3 and C4 plant respond differently to CO2 concentration. At low light intensity, neither group responds to high CO2 condition. अगर, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पढ़ी नहीं हमने अभी तक, अगर लाइट की इंटेंसिटी कम है, लाइट की इंटेंसिटी कम है तो तुम CO2 कितनी ही ज्यादा दे लो, प्लांट उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे कोई भी प्लांट, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, वो हाई CO2 कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो बोथ C3 and C4 प्लांट्स शो इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर लाइट की इंटेंसिटी तुमने ज्यादा दी है तो C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, जैसे जैसे CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ेगा। ठीक है, What is important to note is that the C4 plants show saturation. C4 plant saturation कहाँ पे शो करते हैं? 360 पे, 360 माइक्रो पर लीटर। और C3 प्लांट शो करेंगे 450 माइक्रो पर लीटर। ठीक है, while C3 respond to increased CO2 concentration और saturation होगा इनका 450 से भी आगे जाके। Thus current availability of CO2 level is limiting to the C3 प्लांट्स। हमारे एटमॉस्फेयर में अभी कितनी है? 360 माइक्रो पर लीटर। तो C4 प्लांट्स का तो काम चल जाता है, पर C3 प्लांट्स के लिए प्रेजेंट CO2 कंसंट्रेशन इज लिमिटिंग, है ना, काफी नहीं है उनके लिए। उसके बाद है the fact that C3 plant respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomatoes and बेल पेपर। तो जो ग्रीन हाउस वाला हमने देखा था, जो CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट देखा था, वो हम मेजरली दो प्लांट्स पे कर रहे हैं अभी, एक तो टोमेटो पे और दूसरा बेल पेपर पे। किस किस पे? टोमेटो पे और बेल पेपर पे। दे आर अलाउड टू ग्रो इन कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच्ड एटमॉस्फेयर दैट लीड्स टू हायर
यील्ड्स। इन प्लांट्स को हम क्या दे देते हैं, हाई CO2 दे देते हैं, जिससे इनका प्रोडक्शन भी हाई हो जाता है, और इसको हम बोलेंगे CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। ठीक है, किस किस में एग्जाम्पल क्या क्या है, टमाटो एंड बेल पेपर। उसके बाद है टेम्परेचर। डार्क रिएक्शंस में एंजाइम है, लाइट रिएक्शन में एंजाइम नहीं थे, तो टेम्परेचर सेंसिटिव कौन से प्लांट होंगे, टेम्परेचर सेंसिटिव कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क या लाइट, डार्क। द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड, दो द लाइट रिएक्शन आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू ए मच लेसर एक्सटेंट। ये कह रहा है कि अफेक्ट तो लाइट रिएक्शन भी होती है टेम्परेचर से, लेकिन उसका एक्सटेंट क्या है, बहुत कम। तो बिल्कुल हम ये नहीं बोल सकते कि लाइट रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होती। लाइट रिएक्शन भी टेम्परेचर सेंसिटिव होती है, पर उतनी सेंसिटिव नहीं होती जितनी डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव है, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स। ठीक है, द C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाइल C3 प्लांट्स हैव अ मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम। देख लिया था हमने, ज्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर किसका था, C4 प्लांट्स का कितना था, 30 और C3 का कितना था, हाँ, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर C4 का ज्यादा है, C3 का कम है। द टेम्परेचर ऑप्टिमम फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हैबिटेट दैट दे आर अडेप्टेड टू। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है प्लांट्स का, वो डिपेंड करता है उनके हैबिटेट पे। ठीक है, प्लांट्स कैसे एरिया में रह रहा है, वो एरिया, वो हैबिटेट डिसाइड करेगा कि फोटोसिंथेसिस का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है प्लांट के लिए वो कितना होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर किस पे डिपेंड करेगा, प्लांट के हैबिटेट पे। ट्रॉपिकल प्लांट्स हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। ऐसे प्लांट जो हमें ट्रॉपिकल एरिया में मिलते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा होगा, और ऐसे प्लांट जो हमें टेम्परेट रीजन में मिलते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन। ट्रॉपिकल वालों का ऑप्टिमम टेम्परेचर ज्यादा, टेम्परेट वालों का ऑप्टिमम टेम्परेचर कम। लास्ट है वाटर। Even though water is one of the reactants in the light reaction, the effect of water as a factor is more through its effect on the plant rather than directly on photosynthesis. क्या कह रहे हैं, लाइट रिएक्शन जो थी, लाइट रिएक्शन में वाटर इन्वॉल्व था लाइट रिएक्शन में वाटर इन्वॉल्व था, कहाँ पे था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं हो रहा था, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही थी, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। तो क्या कह रहा है कि वाटर जो है एक रिएक्टेंट था लाइट रिएक्शन में, मतलब लाइट रिएक्शन में वाटर यूज हो रहा था। कौन है, लाइट रिएक्शन में वाटर यूज होता है, देखा था हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज अ फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट। अब वाटर का इफेक्ट प्लांट पे ज्यादा है rather than directly on photosynthesis। वाटर का इफेक्ट फोटोसिंथेसिस पे डायरेक्टली नहीं है, वाटर का इफेक्ट है प्लांट के ऊपर। ठीक है, वाटर का इफेक्ट किसके ऊपर है, प्लांट के ऊपर है, फोटोसिंथेसिस के ऊपर डायरेक्टली उसका इफेक्ट नहीं है। वाटर स्ट्रेस causes the stomata to close, hence reducing the CO2 availability। अगर वाटर स्ट्रेस है, मतलब अगर वाटर की कमी है तो उसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, अगर वाटर की कमी है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और उसकी वजह से अब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो क्या प्लांट के अंदर CO2 आ पाएगी, नहीं आ पाएगी, है ना। कहीं पे पानी कम था तो उसकी वजह से प्लांट को बचाना है पानी, प्लांट को पानी बचाना है तो स्टोमेटा हो गए बंद, स्टोमेटा बंद होगी तो बाहर से CO2 आनी बंद होगी, CO2 आनी बंद होगी तो खाना कहाँ से बनाओगे, फोटोसिंथेसिस कहाँ से करोगे, तो फोटोसिंथेसिस का रेट हो गया कम। तो क्या वाटर स्ट्रेस ने फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली इफेक्ट किया, नहीं, उसने तो सिर्फ स्टोमेटा को बंद करवाया, स्टोमेटा बंद हुआ इसीलिए CO2 आनी बंद हुई और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हुआ। ठीक है, besides water stress also makes leaves wilt, thus reducing the surface area of the leaves and their metabolic activity as well। अब इसके साथ साथ वाटर स्ट्रेस जो है वो लीव्स को विल्ट बना देता है, लीव्स को क्या बना देगा, विल्ट, मतलब बहुत पीली पीली नहीं हो जाती लीव्स, सूख जाती हैं। thus reducing the surface area of the leaves। अब लीफ अगर विल्ट होगी तो लीफ का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम, लीफ का सरफेस एरिया कम हो गया तो उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। शांति कर लो एक बार, देखो वाटर स्ट्रेस जो है वो प्लांट को अफेक्ट करता है, फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। क्यों, वाटर अगर कम है तो
स्टोमेटा क्लोज तो CO2 आनी अंदर बंद होगी, कम होगी CO2 आनी, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर वाटर स्ट्रेस है, पानी कम है, तो लीव्स हो जाएंगे विल्ट, मतलब सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया और साथ में मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी प्लांट की कम होगी, यानी फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया।